हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी। आज हम लोग कक्षा 10 का इतिहास अध्याय 3 हिंद चीन में राष्ट्रवाद का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न अति लघु, लघु और दीर्घ इसमें सारा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसके बारे में समझते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद क्या है। पहले हम लोग समझते हैं हिंद चीन कहते किसको हैं और हिंद चीन में राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हिंद चीन जो है 3 देश को बोला जाता है, ये लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सभी जो देश है ये आप लोग को दिख रहा होगा। ये जो लाओस है, उसके बाद कंबोडिया और वियतनाम, ये 3 देश को मिला के हिंद चीन बोला जाता है। ठीक ना, इसको हिंद चीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि तीसरी शताब्दी और चौथी शताब्दी में यहाँ पे चीन राजाओं का दबदबा था, यहाँ पे चीन राजाओं का शासन था, इसलिए यहाँ पे चीनी सभ्यताओं का भी प्रभाव है। और 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन द्वितीय का भी शासन रहा है, जिससे यहाँ पे हिंदुस्तान का भी थोड़ा मोड़ा संस्कृति और सभ्यता है। इस कारण से इसको हम हिंद चीन बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि हिंद चीन कहते किसको हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले चलते। पहला क्वेश्चन यही है, पहला क्वेश्चन इसी से है कि हिंद चीन में कौन सा क्षेत्र आते हैं। पहला क्वेश्चन ही यही है। तो चीन, वियतनाम, लाओस ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ख में कह रहा है हिंद चीन वियतनाम लाओस, इसमें चीन नहीं है। ठीक ना, और हिंद भी नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये सभी तीनों इस क्षेत्र में आते हैं। मतलब हिंद चीन क्षेत्र में 3 देश आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अगला है, अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इस आंसर घ हो जाएगा। इस मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, जो कि 12वीं शताब्दी में यहाँ का राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर घ हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंकरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं, अंकरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, तो इसमें आप बोल सकते हैं सूर्यवर्मन, राज सूर्यवर्मन द्वितीय। ठीक है, इनका नाम था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो है पुर्तगाली थे। इसमें हम लोग जानते हैं कि 1498 में वास्को डिगामा भारत आए थे। ठीक ना, तो ये भी एक पुर्तगाली थे। ठीक ना, और 1510 में फिर यहाँ पे फ्रांसीसियों ने आके, पुर्तगालियों ने आके अपना व्यापार स्थापित किए थे। चलिए अगला है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में जो भी फ्रांसीसी आके बसते थे, यहाँ पे रहते थे, तो उसको क्लोन कहा जाता था। ठीक ना, तो इसका आंसर ग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नरोत्तम सियानु कहाँ के शासक थे। तो ये हिंद चीन में आने वाले देश कंबोडिया के शासक थे। ठीक ना, तो ऑप्शन घ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। तो इसका आंसर है फान बोई चाओ। ठीक ना, जो कि ये वियतनाम में बहुत सारा वियतनाम के स्वतंत्रता में ये बुक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इसी बुक के बाद जो है वियतनाम में आंदोलन छिड़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फान बोई चाओ। चलिए अगला है, मार्च 1946 में फ्रांस वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को, इसको हम हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। इसी समझौता के बाद जो है वियतनाम दो हो गया था, एक दक्षिणी वियतनाम, एक उत्तरी वियतनाम। ठीक है, और उत्तरी वियतनाम का
नेतृत्व कर रहे थे हो ची मिन, और दक्षिणी वियतनाम का नेतृत्व कर रहे थे बायो दाई। ठीक है, तो इसी समझौता के बाद वियतनाम दो में बट गया था। ठीक है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? इस युद्ध में जो है, वियतनाम के युद्ध में अमेरिका ने हदें पार कर दिया था। ठीक ना, वहाँ पे इतना बम बरसाए, इतना जान माल का तबाही नुकसान किए, तो इसके लिए जो है रसेल ने अमेरिका को रसेल ने अदालत लगा के अमेरिका को इस बात के लिए दोषी ठहराया कि अमेरिका जो वहाँ पे कर रहा है, हिंद चीन में जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, वियतनाम में जो कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो इस टाइम जो है निक्सन हुआ करते थे, जो कि पहले वियतनाम में जो भी युद्ध चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, जिसके कारण निक्सन को 5 सूत्री उसके बाद 8 सूत्री मांग को रखना पड़ा। तो तब जाके आगे चल के वियतनाम आज़ाद हुआ, उसके बाद ये युद्ध समाप्त हुआ। चलिए अगला है होआ होआ आंदोलन किस प्रकृति के था? तो ये क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का आंदोलन था। इसमें जो है बौद्ध धर्म के लोगों पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन था। ठीक है, इसमें आत्मदाह और क्रांतिकारी विद्रोह भी शामिल था। इसमें बौद्ध धर्म के लोग क्या करते थे, खुद से इतना अत्याचार हो रहा था कि वो खुद से आत्मदाह कर ले रहे थे। चलिए तो अगला हम लोग चलते हैं। अब यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसका जवाब हम 20 शब्दों में देंगे। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? या फिर एक तरफा अनुबंध में बंधुआ मजदूरी होता है, जिसमें सारा जो अधिकार होता है वो मजदूर का ना होके वहाँ जो मालिक होता है, मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिकों के पास असीमित अधिकार था। जो चाहता था मालिक वो करवाता है। ठीक ना, उसी को एक तरफा बंधुआ मजदूरी कहते हैं। ठीक ना, या फिर अनुबंध मजदूरी बोलते हैं। चलिए बायो दाई कौन था? तो अभी हम चर्चा किए थे, बायो दाई जो है दक्षिणी वियतनाम का शासक हुआ करता था, और वियतनाम 2 प्रांत हुआ करता था वियतनाम में, अन्नाम और तोकिन। तो ये अन्नाम का शासक हुआ करता था दक्षिणी वियतनाम का। चलिए अगला है, मार्कर ले लेते हैं। चलिए बायो दाई हो गया। हिंद चीन का क्या अर्थ है? तो हिंद चीन का अर्थ हम शुरू में ही समझा दिए थे, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो कि हिंद चीन जब हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, हिंद चीन कहते किसको है। तो लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र, जो आज के जो है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और इसका अगर सीमा के बात कर लें तो उत्तर में ये जो है, उत्तर में इसका सीमा चीन से लगता है। ठीक है, यही है हिंद चीन। ठीक ना, इसका उत्तर में सीमा चीन से लगता है, और इधर पश्चिम में म्यांमार से। ठीक ना, और इधर तो ये चीन सागर है। ठीक है, तो इसी को हिंद चीन बोलते हैं। चलिए अगला है, जनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ? तो जनेवा समझौता जो है 1954 में लाओस और कंबोडिया के बीच में हुआ। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, अति लघु। ठीक ना, अब अगला है होआ होआ आंदोलन किस की चर्चा करें? तो होआ आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक आंदोलन था। ठीक ना, जो कि 1939 में शुरू हुआ, और जिसका नेता जो है नेता हुइन फूसो था। होआ का आंदोलन हुइन फूसो था। इसके क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल था। इसमें लोग क्या करते थे, बौद्ध धर्म के लोग खुद से आत्मदाह कर लेते थे, या फिर चलिए यहाँ से हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो कि 60 शब्दों में होने वाले हैं। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। बोला जा रहा है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। जो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी लोग आए थे, कैसे कैसे अपना वर्चस्व कायम किए, उसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले है
1498 में वास्को डी गामा पहले भारत से जुड़ने की चाह में आए थे, समुद्री मार्ग से पहुँचे। उसके बाद धीरे धीरे स्पेन आए, डच आए, इंग्लैंड आए और फ्रांसीसियों का आगमन इस क्षेत्र में हुआ। इस क्षेत्र में जो है ये लोगों का यूरोप वासियों का आगमन जो है व्यापारिक उद्देश्य से होने लगा था। और 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुँच गए और फ्रांसीसी जो है अपने साथ पादरी लाए थे जो कि चर्च में रहा करता है, वो अपना धर्म प्रचार के लिए लाए। 1747 ईस्वी के बाद फ्रांस जो है अन्नाम में रुचि रखने लगे, ठीक है। अन्नाम और तोकिन ये वियतनाम का 2 प्रांत हुआ करता था, ठीक है। तो 1747 में फ्रांस जो है वहाँ पे अपना रुचि रखने लगे, वहाँ पे अपना व्यापार की दृष्टि से वहाँ पे अपना व्यापार चलाने के लिए वहाँ पे रहने लगे, ठीक है। तो 1787 में कोचिन और चीन के शासक के बाद संधि करने का मौका मिला और 19वीं शताब्दी में अन्नाम कोचिन चीन जो है यहाँ पे फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध जो है उग्र आंदोलन होने लगे। यहाँ पे वहाँ के जो फ्रांसीसी पादरी थे वो लोग आने लगे, तो जिससे क्या हुआ, उसके खिलाफ उग्र आंदोलन चलने लगे। फिर भी 1862 ईस्वी में अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य कर लिया गया। फ्रांस जो है सेना को मजबूत करके, धीरे धीरे सेना को मजबूत करके वो क्या किया कि अन्नाम को संधि के लिए मना लिए। उसके अगले वर्ष कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया और 1783 में तोकिन फ्रांसीसी सेना घुस गई। इसी तरह 20वीं शताब्दी में आरंभ तक जो है संपूर्ण हिंद चीन फ्रांसीसियों की अधीन हो गया। और जब 20वीं शताब्दी आरंभ होने वाला था तब तक धीरे धीरे जो है पहले तो अन्नाम कहने का मतलब वियतनाम को अपने कब्जे में लिया, उसके बाद कंबोडिया को भी अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे धीरे धीरे आ गए ये लोग। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज क्या है, ठीक ना। तो नापाम नाम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि अग्नि बम्बों में मिला के गैसोलीन के साथ मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जाता था जो कि अगर किसी के चमड़े पे चिपक गया तो वो पूरा जला के ही रहता था, या फिर पेड़ पौधा जंगल को नुकसान पहुंचाने में वियतनाम पे व्यापक प्रयोग किया, ठीक है। एजेंट ऑरेंज एक जहर था जिससे पेड़ों और पत्तियों तुरंत झुलस जाता था। इसमें एक ऐसा जहर था, केमिकल था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जिससे क्या होता था, पेड़ और पत्ती सारा तुरंत झुलस जाता था, ठीक है। और इसका नाम एजेंट ऑरेंज इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो ड्रम में रहता था उसका पट्टी जो है ऑरेंज कलर का हुआ करता था, ठीक है। इसीलिए इसका नाम एजेंट ऑरेंज पड़ा। और इसका इस्तेमाल जो है अमेरिका ने वियतनाम पे भर भर के किया, ठीक है। चलिए अगला है होची के संबंध में, होची मिन्ह के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। होची मिन्ह जो है ये उत्तरी वियतनाम का, वियतनाम 2 हिस्से में बट गया था, तो ये होची मिन्ह जो थे ये उत्तरी वियतनाम का नेतृत्व कर रहे थे या फिर शासक थे, ठीक है। तो इसका जो नाम था न्यूगन आई क्योक था, एक वियतनामी छात्र था और ये पढ़ने के लिए 1917 में पेरिस गए और वहाँ पे समाजवादियों का एक गुट बनाया, ठीक है। और होची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करके फिर मॉस्को यानी कि रूस की राजधानी चले गए, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। होची मिन्ह ने वहाँ से मॉस्को में साम्यवादियों से मिलकर क्या किए, एक क्रांतिकारी दल का गठन किए 1925 में। साथ ही कार्यकर्ताओं को सैनिक प्रशिक्षण भी दिए और 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट करके वियतकांग कहने का मतलब है वियतनाम मुक्ति सेना, ठीक ना, इसका गठन किया, ठीक है। और वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जो कि पूर्णतः उग्र विचारों के था, ठीक है। तो चलिए ये होची मिन्ह के बारे एक संक्षिप्त वर्णन था जो कि वियतनाम का एक छात्र, ठीक है, पहले तो पढ़ने के लिए पेरिस गए और उसके बाद 1925 में मॉस्को जाके वहाँ पे गठन बनाया, ठीक है। और ये इसी तरह से वो वियतनाम का नेतृत्व किए, ठीक है। अगला है होची मिन्ह मार्ग का महत्व क्या है बताए, ठीक है। होची मार्ग जो है
2 सितंबर 1945 ईस्वी को वियतनाम लोकतंत्रीय गणराज्य के सरकार के प्रधान बने। ठीक है, हो ची मिन्ह जो है उत्तरी वियतनाम का 2 सितंबर को गणतंत्रीय सरकार बने। ठीक है, और उसके बाद जो फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला ना कर सकने के कारण स्थिति में गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया गया। गुरिल्ला युद्ध करने का मतलब है कि वो आते सेना पर आक्रमण करके फिर जाके जंगल में छिप जाते, तो गुरिल्ला युद्ध इसी प्रकार लड़ा जाता है। और इसी रास्ते जो है लाओस और कंबोडिया के रास्ते दक्षिण वियतनाम पर धावा बोलते और फिर जंगलों में छिप जाते, इसी रास्ते को हो ची मार्ग कहा जाता है। चलिए पहले ये हम लोग समझ लेते हैं कि ये हो ची मार्ग किसको कहा जाता है। जैसे देखिए ये है हनोई समझौता के बाद जो है वियतनाम 2 हिस्सों में टूट गया था, जिसको हम जानते हैं इधर हो गया उत्तरी वियतनाम, ठीक है, और ये हो गया दक्षिणी वियतनाम। ये लाओस है। ठीक है, तो यहाँ पे हो ची मिन्ह का सरकार था। हो ची मिन्ह यहाँ पे 2 सितंबर 1945 को गणतंत्र रूप से सरकार बनाया। ठीक है, तो ये दक्षिणी वियतनाम पे फ्रांसीसियों का कब्जा था। ठीक ना, यहाँ पे एक अलग विचारधारा का सरकार था। ठीक है, तो यहाँ पे कब्जा जमाने के लिए हो ची मिन्ह द्वारा इधर से एक मार्ग का निर्माण किया गया जो कि लाओस और कंबोडिया से होके जाता था, और यही मार्ग से आके वियतनाम के जो फ्रांसीसी सैनिक थे उस पर हमला बोल के वो फिर इधर के जंगलों में छिप जाया करते थे। यही गुरिल्ला युद्ध का नीति हुआ करता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग समझे। ठीक है, अब है हो ची मार्ग कहा जाता है। ठीक है, अब अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा इसका चर्चा करें, तो अमेरिका और फ्रांस जो है एक ही विचारधारा के थे, जो कि पूंजीवादी विचारधारा के थे। ठीक है, तो इसी से 1945 तक वियतनाम के गुरिल्लों के हाथों में तोकिन का प्रायः सारा क्षेत्र जो है नियंत्रण में आ गया। ठीक है, और अब जबकि द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति बदलने लगी और पर्ल हार्बर पर जो है जापान के आक्रमण के साथ अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। उसके बाद अमेरिका जो फ्रांस का समर्थन कर रहा था और सीधे उसके साथ हिंद चीन में उतरना चाह रहा था। फ्रांस के साथ अमेरिका हिंद चीन में उतरना चाह रहे थे, और उसके बाद जो है साम्यवादियों के विरोध में उसने ऐसी घोषणा की कि हिंद चीन में साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका जो है इसका कृत संकल्प है। मतलब इनका कहना था कि हम जो हिंद चीन में जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि हम साम्यवादियों को रोकना चाह रहे हैं। ठीक ना, ये पूंजीवादी विचारधारा के अमेरिका है, तो ये साम्यवादी समाजवादी विचारधाराओं के विरोध में रहते हैं। ठीक है, तो इसी के बहाने जो है अमेरिका फ्रांस में हिंद चीन में घुसे थे। चलिए अगला यहाँ से हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो कि 150 शब्दों में होने वाले। चलिए पहला प्रश्न है, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। हिंद चीन में जो उपनिवेश हो रहा था उसका स्थापना का क्या उद्देश्य था। फ्रांस द्वारा जो हिंद चीन में उपनिवेश बनाने के प्रारंभिक उद्देश्य था, वहाँ पे पहले जो डच और ब्रिटिश जो है उसको पहले कंपटीशन देना है, प्रतिस्पर्धा का सामना था, और भारत में फ्रांस पिछड़ रहे थे। भारत में भी फ्रांस पिछड़ रहे थे और धीरे धीरे ब्रिटिशर जो है डच लोग जो है आगे बढ़ रहे थे, और यही बात जो है चीन में भी लागू हो रहा था। तो फ्रांसीसियों ने दिमाग लगाया कि हम अगर हिंद चीन में चल जाते हैं तो वहाँ से हम चीन पर भी अपना दबदबा रख सकते हैं और हिंदुस्तान पे भी रख सकते हैं। तो इसके लिए वो हिंद चीन को चुने, और सुरक्षात्मक के आधार पर भी उन्हें हिंद चीन जो है उचित लगा, जहाँ खड़े होकर दोनों तरफ चीन और भारत दोनों पर नज़र रखा जा सकता है। ठीक है, और ये कच्चा माल के आपूर्ति के लिए उपनिवेश होती थी और उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध था। यहाँ पे जो भी कच्चा माल चाहिए था फ्रांसीसियों को उपनिवेश के लिए वो सारा मिल जाता था, और इसके लिए बाजार भी नज़दीक में उपलब्ध था। तीसरे पिछड़े समाजों को समय बनाने का विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था, और
इसका यूरोप के जो लोग थे उसका दायित्व था कि वो खुद से घोषित किए हुए थे कि हम समाज के पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इसलिए हम हिंद चीन जा रहे हैं। ठीक है, अमेरिका जो पूर्व फ्रांस का समर्थन कर रहा था वह भी हिंद चीन में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा था। पहले तो अमेरिका आया था कि हम साम्यवादियों का विरोध कर रहे हैं, उसके साथ हम हिंद चीन जा रहे हैं, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं मन में चल रहा था कि हम भी हिंद चीन में अपना प्रभुत्व को जमा के रखें। ठीक है, साम्यवादियों के प्रभाव को इस क्षेत्र में रोकने के लिए अमेरिका कृत संकल्प था और वो सोच रहे थे कि हम साम्यवादियों को वो क्षेत्र से रोक दें। ठीक है, अगला है मालीगांव के घटना क्या थी और इसका क्या प्रभाव पड़ा। मालीगांव वियतनाम का, दक्षिणी वियतनाम का एक क्षेत्र था जहाँ पे अमेरिकियों का दबदबा था, फ्रांसीसियों का दबदबा था। तो यहाँ पे गांव में पूरा गांव को अमेरिकी सेनाओं द्वारा घेर लिया गया और इसमें जो है सभी लोगों को घेर के जिंदा जला दिया गया, जो भी पुरुष लोग थे, और महिलाओं के साथ बहुत दिनों तक लगातार सामूहिक बलात्कार भी किया गया और पूरे गांव में आग लगा दिया गया। वही लाशों के ढेर में एक बूढ़ा व्यक्ति बच गया था। ठीक है, जिंदा बच गया कि जो कि इस घटनाओं का उजागर किया और इससे इस घटना के कारण अमेरिका को बहुत थू हुआ। ठीक नहीं, या फिर किरकिरी होने लगी। अतः राष्ट्रपति निक्सन ने, अब इतना दबाव आया ये सब घटना से जो अमेरिका द्वारा किया गया था, अमेरिका के सैनिकों के द्वारा जो किया गया था, तो पूरा विश्व में इसका किरकिरी हुआ। तो जिसके कारण वहाँ के राष्ट्रपति जो थे निक्सन, वो 5 सूत्री घोषणा किया। ये घोषणा में था कि हिंद चीन में जो सेनाएं युद्ध बंद जहाँ पे है युद्ध बंद करके वहीं अपने स्थान पर है। युद्ध विराम का पर्यवेक्षक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेंगे और इस युद्ध के दौरान कोई अपना शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। ठीक है, युद्ध विराम के दौरान। ठीक है, और फैलने वाली घटनाओं तक। ठीक है, युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य जो है हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। अब ये जो इन युद्ध विराम किए थे अमेरिका, जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण वो चाह रहे थे कि ये युद्ध विराम जो हुआ है वो युद्ध को खत्म किया जा सके। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति निक्सन हिंद चीन में शांति संबंध में 5 सूत्रीय योजना क्या था। वही योजना है कि जो मालीगांव की घटना हुआ था जिसमें अमेरिका का बहुत किरकिरी हुआ, थू हुआ, जिसमें निक्सन ने 5 सूत्रीय योजना वही था कि हिंद चीन में सभी सेना अपने युद्ध बंद स्थान पर रहेंगे। इसका पर्यवेक्षक जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेंगे। इस दौरान जो है कोई अपना शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा और युद्ध विराम में सभी लड़ाइयाँ बंद होगा और इसमें बमबारी को भी, आतंक फैलाने वाले घटनाओं को पे भी रोक रहेगा। ठीक है, युद्ध विराम अंतिम लक्ष्य जो है समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए, परंतु इस शांति प्रस्ताव को वियतनाम जो है अस्वीकार कर दिया और अमेरिकी सेना पुनः बमबारी शुरू कर दिया। वियतनाम के लोग जो थे, वियतकांग का जो वियतनाम मुक्ति सेना जो था, वो इस घोषणा को मानने से इनकार कर दिए और अमेरिका फिर गुस्सा में आके फिर बमबारी स्टार्ट कर दिए। ठीक है, चलिए अगला। अब इससे क्या हुआ, बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा। निक्सन ने पुनः 8 सूत्रीय योजना रखी जिसने वियतनामियों ने इसे भी खारिज कर दिया। फिर 5 सूत्रीय मांग के बाद जो है अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ये 8 सूत्रीय मांग रखे। ठीक है, उसमें क्या है, अब जो है धीरे धीरे जो है अमेरिका वाला चीन को भी अपने सपोर्ट में लेने लगे और वियतनाम को शक हो गया कि कहीं चीनी धोखे का अंदेशा होने लगे और 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग जो है उत्तरी वियतनाम, अमेरिका दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया। और वियतनाम 2 हिस्सा में टूटा हुआ था, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम। और यहाँ पे 3 लोग हो गए, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम और अमेरिका। तो यही तीनों के बीच में जो है 24 अक्टूबर 1972 को एक समझौता हुआ। ठीक है, परंतु दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए कहा। वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया और इस बार इतने बम गिराए गए कि जितना जो है कुल विध्वंसक शक्ति जो है हिरोशिमा पर नहीं गिराया गया था। ठीक है, अब परमाणु बम से ज़्यादा आंकी गई। जितना जो हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा जो बम बरसाया गया था, जितना क्षति वहाँ पे हुआ उससे ज़्यादा क्षति यहाँ पे वियतनाम में आंका गया।
ठीक है। अभी बमबारी को ध्वस्त हो गया, परंतु वियतनामी डटे रहे और अंततः 27 फरवरी 1973 में पेरिस वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। यानी कि पेरिस, फ्रांस जो वहाँ पे रह रहे थे, फ्रांसीसी जो वहाँ पे कब्जा करके रखा था, वो 27 फरवरी 1973 को पेरिस और यहाँ जो वियतनाम के युद्ध में समाप्ति का हस्ताक्षर हो गया। और समझौते का मुख्य बातें थी कि युद्ध समाप्त के 60 दिन के अंदर अमेरिकी सेना वापस जाएगी और उत्तर और दक्षिण वियतनाम परस्पर सलाह करने के एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। जो वो वियतनाम 2 हिस्सों में टूट चुका था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में, वो 60 दिन के भीतर क्या है, अपने वार्ता के 60 दिन के भीतर तो अमेरिकी सेना जाएगा, उसके बाद क्या है, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम एक होंगे, ठीक है। अगला है, इस तरह से अमेरिका के साथ चल रहा युद्ध भी समाप्त हो गया एवं जर्मनी 1975 में वियतनाम का एकीकरण हो गया। दोनों वियतनाम, जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम था, वो 1975 में इसका एकीकरण हो गया। इस प्रकार 7 दशकों से चलने वाला युद्ध, मतलब 70 साल लगभग चलने वाला वियतनाम अमेरिका युद्ध जो है समाप्त हो गया। इसमें इस युद्ध में अमेरिका को कुल 9,855 करोड़ और नुकसान हुआ, सैनिक मारे गए, लगभग 3 लाख सैनिक घायल हुए, ठीक है। और दक्षिणी वियतनाम में 18,000 सैनिक मारे गए और अमेरिका के 4800 हेलीकॉप्टर, जो कि जिसके द्वारा बम बरसाता था, वो नष्ट हो गया और ट्रकों को तो गिनती नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। इस सारे घटनाओं का परिप्रेक्ष्य जो है धन जन की बर्बादी के अलावा अमेरिका के साख पर भी बहुत बड़ा गहरा घात पहुंचा। अमेरिका पे जो लोग विश्वास करते थे उस पर भी अमेरिका का घात पहुंचा और पूरे हिंद चीन में वह बुरी तरह असफल रहा। अतः उसे अपनी सेना हिंद चीन से हटानी पड़ी और सभी देशों से संप्रभुता और अखंडता को वो लास्ट में मानना पड़ा, अमेरिका को स्वीकार करना पड़ा। चलिए अगला है, फ्रांसीसी शोषण के साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों का समीक्षा करें या फिर वर्णन करें, ठीक है। फ्रांसीसी जो हिंद चीन गए थे उपनिवेश के कह के, ठीक ना, तो वहाँ पे विकास करके, तो वहाँ पे कुछ शोषण के साथ साथ वो कुछ सकारात्मक कार्य भी किया, ठीक है। तो फ्रांसीसी ने प्रारंभिक शोषण तो व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया, लेकिन उसने भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण करना शुरू किया था। तो किन जीवन के आधार पर लाल घाटी, कंबोडिया का मेकांग नदी, ठीक है, और कोचीन का मेकांग का डेल्टा जो है, जबकि चीन से सटे राज्यों में जो भी खनिज संसाधन था, टीन, कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि मिलने वाले थे। और पहाड़ी इलाकों में रबर की खेती स्टार्ट किया, ठीक है। मैदानी क्षेत्र में धान और जो भी दलदली क्षेत्र था उसको बढ़िया करके वहाँ पे धान की खेती किया, ठीक है। फ्रांसीसियों के शोषण के साथ साथ कृषि उत्पादकता बढ़ने से वहाँ पे नहर का निर्माण करवाया, जल निकासी समुचित प्रबंधन किया और दलदली भूमि और जंगली भूमि को सही करके वहाँ पे अच्छा से खेती करने का प्रयास किया। और उस टाइम जो है वियतनाम विश्व में चावल 1931 में वियतनाम जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया, ठीक है। और रबर के बागानों, खानों, फार्मों, मजदूरी से एक तरफा अनुबंध की व्यवस्था भी लागू किया गया। यही एक तरफा व्यवस्था का हम लोग शुरू में चर्चा किए थे। चलिए, खानों में मजदूरों को एक तरफा अनुबंध व्यवस्था लिया जाता था, ठीक ना। जमींदारी से अपनी विकृत रूप से आ चुकी थी। हालांकि इसी दौरान जो है उत्तर दक्षिण हिंद चीन तक सकारात्मक विकास जोरों पर रहा एवं विशाल रेल नेटवर्क, सड़क बिछा, और परंतु किसानों मजदूरों का जीवन स्तर गिरता जा रहा था। इतना विकास हो रहा था, लेकिन तो पर भी वहाँ के जो किसान मजदूर थे उसका हालत गिरता जा रहा था। जहाँ तक कि शिक्षा का प्रश्न था, परंपरागत स्थानीय भाषा अथवा चीनी भाषा में जो 3री-4थी शताब्दी में वहाँ के मंगचू शासक हुआ करते थे, उसी टाइम से वहाँ पे चीनी शिक्षा चला रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे लोग शिक्षा पा रहे थे। अब लोगों फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दिया जाने लगा, ठीक है। परंतु इस क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसियों का शिक्षा प्रसार के सकारात्मक प्रभावों को डर भी था। जो वहाँ पे हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बस रहे थे, जिसको हम कलोन कहते हैं, वो लोग को
फ्रांसीसी भाषा को सिखाने में डर लग रहा था कि अगर ये लोग सीख गया, पढ़ गया तो फिर हम ही लोग को भगा देगा। ठीक है, तो स्कूल और अंतिम साल की परीक्षा के अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया। जो भी वार्षिक परीक्षा हुआ करता था उस टाइम स्कूल में सभी जो स्थानीय बच्चा था, जो हिंद चीन के, वियतनाम के जो रहने वाले बच्चे थे, उसको फेल कर दिया जाता था और कॉलोनी की सामाजिक स्थिति असमान जमीन का अंतर होने लगा। धीरे धीरे कॉलोनी में जो रहने वाले कॉलोन लोग थे उन लोग को शिक्षा में आसमान जमीन का अंतर होने लगा और 1920 के दशक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगा। ठीक है, और इसी तरह दनोई विश्वविद्यालय बंद किया जाना फ्रांसीसियों का शोषण का पराकाष्ठा था। ये सब जो विश्वविद्यालय ये बंद हुआ, ये सब धीरे धीरे जो है फ्रांसीसी के द्वारा ही जो शोषण किया जा रहा था उसी के कारण बंद हुआ। चलिए अगला, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। तो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी उपनिवेशवाद छिटपुट विद्रोह का सामना प्रारंभिक दिनों से ही झेलना पड़ रहा था। जो फ्रांसीसी के द्वारा जो पादरी आए थे उसका विरोध हिंद चीन में शुरू से ही चल रहा था। ठीक है, परंतु 20वीं शताब्दी में शुरू यह इतना मुखर होने लगा कि वहाँ के राष्ट्रवाद विकास निम्न प्रसार हुआ और 1930 में फान बोई चाओ दुईतान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन स्थापना किया जिसका नेता कुआंग था। ठीक है, अब फान बोई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर वहाँ के जो क्रांतिकारी आंदोलनों था उसमें हलचल पैदा कर दिया। 1905 में जापान द्वारा रूस हटाया 1905 में जापान यहाँ हराया गया है जाना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत था। एक छोटा सा देश जापान आके 1905 के युद्ध में रूस को हरा दिया, तो इससे भी हिंद चीन और उसको प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक ना, और रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारों के उन्हें उद्वेलित कर रहे थे और राष्ट्रवादी नेता फान बोई चाओ ने राष्ट्रवादी आंदोलन स्वतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने के लिए प्रयास किया। जो राष्ट्रवादी आंदोलन स्वतंत्रता के लिए चल रहा था वो फिर हो ची मिन्ह ने अपने गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया और सरकार बनाया। चलिए अगला है, जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्र जो है फांचो त्री के विचारों से प्रभावित होकर वियतनाम कुआंग थू होई नामक संगठन की स्थापना किया। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 में ही देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी यहाँ 1914 में जो है हिंद चीन से सैनिक को ले जाया जाता था और वहाँ पे क्या किया जाता था, युद्ध में सामने वाले लाइन में हिंद चीन वाले सैनिक को रखा जाता था। ठीक है, जिससे ज़्यादा लोग शहीद जो हुए वो हिंद चीन में रहने वाले लोग के सैनिक ही हुए। तो इसी सब से 1914 में जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो देशभक्त लोग थे, वो एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल का निर्माण किया। ठीक है, जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ। ठीक है, 1917 में हो ची मिन्ह नामक एक वियतनामी छात्र पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाए, इसका हम चर्चा किए थे पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, और 1925 में हो ची मिन्ह ने साम्यवाद से प्रेरित होकर वियतनामी क्रांतिकारी दल बनाया। तो आपसे अगर कोई ऑब्जेक्टिव में पूछे वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया, तो हो ची मिन्ह। ठीक है, अब 1925 में ये दल का गठन हुआ। चलिए बहुत देर से लाइन था। ठीक है, वो लाइन कट गया, अब लास्ट ही था क्वेश्चन, तो देखते अगर आ जाता तो हम फिर से करवा देते थोड़ा सा, और नहीं तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन लास्ट ही था।